आज हम पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में, ठीक है। उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की। क्या होता है वर्क? व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट देन वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाए, मीन्स अपनी पोजीशन चेंज कर ले, तब हम कह सकते हैं कि उसका क्या हुआ, वर्क डन हुआ। देखो दोस्तों, ये हमारे पास एक बॉडी है मास m, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसने यहाँ से शिफ्ट, यहाँ से मूव करके ये कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। तो फोर्स लगाने पे इसके अंदर क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई। तो हमने बोला कि बॉडी के अंदर क्या हुआ, वर्क हुआ। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और वर्क किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। इसी वजह से इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा। तो बीच में कॉस थीटा आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। तो वर्क किसके बराबर हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इसका होगा, फोर्स का आ गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो इसका यूनिट बन गया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही बोला जाता है जूल, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, न्यूटन मीटर के बराबर। और अगर CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट के अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाइन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, डाइन सेंटीमीटर, जिसको ही क्या बोला जाएगा, अर्ग। क्या बोला जाएगा, अर्ग। अर्ग किसके बराबर होगा, 9 सेंटीमीटर के बराबर। और एक जोल कितने अर्ग के बराबर होगा, एक जोल 10⁻7 अर्ग के बराबर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब थीटा हमारा एंगल 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 कितना होता है, 1। तो वर्क होगा हमारा मैक्सिमम। मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा। और जब थीटा 90 डिग्री होगा या परपेंडिकुलर होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम, मीन्स 0 वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क भी हमारे पास 3 तरह का होता है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और 0 वर्क डन। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्क डन की। क्या होता है पॉजिटिव वर्क डन, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, मीन्स जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो उसी तरफ क्या हो, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो, उस केस में क्या बोला जाएगा, हमारा वर्क पॉजिटिव वर्क हुआ, ठीक है। जैसे ए मैन पुल्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड हिमसेल्फ, ये एक पर्सन है, ठीक है। ये अगर किसी बॉक्स को अपनी ओर खींचता है तो फोर्स किस ओर लगा रहा है, अपनी ओर, और बॉडी भी किस ओर मूव कर रही है, उसकी ओर। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। इसी वजह से इसको बोला जाएगा यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क डन हुआ। और नेगेटिव वर्क डन में क्या हो जाएगा, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो, जिस तरफ फोर्स लगा रहे हो, जिस तरफ फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट तरफ हो, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है नेगेटिव वर्क डन। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये क्या करती है, नेगेटिव वर्क डन करती है। और व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल, जब कोई गाड़ी चल रही हो उसके आगे जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो भी किसकी एग्जांपल है, वो भी हमारे नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल है। क्योंकि गाड़ी आगे की ओर जा रही है और ब्रेक क्या करेगी, उसको रोकेगी, तो मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, वो फोर्स लगा रही है। तो इसी को बोला जाएगा नेगेटिव वर्क डन। और 0 वर्क डन क्या होगा, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, मीन्स इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक, क्या हो, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। एग्जाम्पल, कुली मूविंग फॉरवर्ड कैरिंग लोड ऑन हिज हेड। सपोज करो एक कुली है, वो आगे की ओर जा रहा है, उसने लोड अपने सिर पे उठाया हुआ है, तो उस केस में वर्क डन क्या हो गया, 0, ठीक है। क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होगा, 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। या फिर ए बॉडी मूविंग ऑन सर्कल, अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रैवल कर रही है तो उसके अंदर भी वर्क डन कितना होगा, 0। क्योंकि ये यहाँ से मुड़ के वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो वर्क क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं हम पावर की। क्या होता है ये पावर? पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। किस रेट से हमारा काम हो रहा है वही क्या कहलाएगा? वही क्या कहलाएगा? वही उसकी पावर कहलाएगी। फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम के अंदर कितना वर्क हो रहा है वही क्या कहलाएगी? उसकी पावर कहलाएगी। पावर भी हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वर्क का जोल आ गया और टाइम का सेकंड, तो इसका जोल पर सेकंड हो जाएगा। और जोल पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? वॉट बोला जाता है, ठीक है। तो पावर का ऐसा यूनिट वॉट भी होगा, और वॉट किसके इक्वल होता है? जोल पर सेकंड के बराबर। अगर 1 किलो वॉट हो तो किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻³ वॉट के बराबर। और अगर मेगा वॉट हो तो 10⁻6 वॉट के बराबर होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर वो होता है हार्स पावर। क्या होगा? हार्स पावर, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। 1 हार्स पावर किसके बराबर होगा? 1 हार्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। कितने वॉट के बराबर होगा एक हार्स पावर? 746 वॉट के बराबर होता है एक हार्स पावर, ठीक है। ये तो सारे थे पावर के यूनिट। अब जहाँ पे देखो वॉट सेकंड, वॉट हावर, किलो वाट हावर, सेकंड या हावर लग गया आगे, तो वो यूनिट बन जाएंगे वर्क एंड एनर्जी के। वो अब पावर के यूनिट नहीं रहे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? वर्क या फिर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वर्क और एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम। इसी वजह से अब पावर का यूनिट ये नहीं होगा। पावर का क्या था? वॉट, किलो वाट। अब यहाँ पे आ गया वॉट सेकंड, वॉट हावर, किलो वाट हावर। तो यहाँ पे एंड पे सेकंड आ रहा है और हावर आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? हमारा वर्क के यूनिट बन जाएंगे और एनर्जी के यूनिट बन जाएंगे, ठीक है। तो एक वॉट हावर किसके बराबर होता है? 3600 जूल्स के बराबर, ठीक है। ये एनर्जी का यूनिट है या वर्क का, तो यहाँ पे जोल आ जाएगा। 3600 जोल ही क्या कहलाता है? एक वॉट हावर। और 3.6 × 10⁻6 जोल ही क्या कहलाएगा? हमारा 1 किलो वॉट हावर। याद रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि वॉट हावर, किलो वाट हावर किसका यूनिट होगा, तो आप पावर को टिक करके आ जाओगे। लेकिन होगा किसका? या तो वर्क का होगा या एनर्जी का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के यूनिट्स सेम होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एनर्जी की। एनर्जी क्या चीज़ होती है? एनर्जी द कैपेसिटी एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। क्षमता किसी भी काम को करने की, वही क्या कहलाता है? एनर्जी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। जितना वो वर्क कर सकती है वही किसके इक्विवेलेंट होगा? जो उसके अंदर उस एनर्जी कंटेन होगी। किसी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होगी वो उतना ही क्या कर पाएगी? वर्क डन कर पाएगी, ठीक है। तो यूनिट, एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? जोल। और वर्क के भी क्या होते हैं? जोल। याद रखना, जोल एनर्जी का भी ऐसा यूनिट होगा और वर्क का भी ऐसा यूनिट होगा, जोल। और ये भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्या होती है? ये भी स्केलर क्वांटिटी। और CGS यूनिट क्या होगा इसका? अर्ग। क्या होता है? अर्ग एनर्जी का CGS यूनिट होगा। 1 जोल कितने अर्ग के बराबर होता है? 1 जोल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। और 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर था? 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर था। याद रखना दोस्तों, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं ये। 1 जोल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग और 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स। एक SI यूनिट है और दूसरा CGS यूनिट। अब बात करेंगे दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी की। क्या होती है ये मैकेनिकल एनर्जी? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन। किसी भी बॉडी के अंदर जो उसके मोशन की वजह से या जो उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर 2 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है, कोई एनर्जी बनती है, उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके बराबर होती है? ये होती है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²।
मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के भी और वेलोसिटी के भी। जैसे जैसे मास बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और अगर बॉडी कोई रेस्ट के अंदर होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही, उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही। जब मूवमेंट नहीं हो रही तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 टाइम्स हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स कर दें तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। और अगर वेलोसिटी को हाफ कर दें तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। याद रखना ये सारे के सारे फैक्ट्स। फिर किस किस के अंदर हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, वाटर फॉलिंग ओवर द फॉल। ठीक है। वो जो वाटरफॉल होते हैं जहाँ से ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, तो उसके अंदर भी पानी के अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। फिर मूविंग बस, कोई बस अगर स्पीड से चल रही है, मूवमेंट के अंदर है, तो उसके अंदर भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। रनिंग बॉय, अगर कोई पर्सन दौड़ रहा है तो उसके अंदर भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। रिलीजिंग एन एरो, ठीक है, अगर कोई तीर कमान छोड़ रहा है तो उस तीर के अंदर भी उस टाइम पे कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर भी मूवमेंट हो रही हो। फिर बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की पोजीशन या शेप की वजह से जो भी एनर्जी पोजेस होती है, जो भी एनर्जी आती है, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh के। mgh मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। आप ये भी बोल सकते हो कि बॉडी अगर थोड़ी हाइट पे होगी तो उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, किस किस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग, आपने स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस कर लिया, तो उसके अंदर भी उस टाइम पे जो एनर्जी पोजेस होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर वाटर इन ए डैम, डैम के अंदर जो भी पानी स्टोर करवा के रखा जाता है, तो उस टाइम पे डैम के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेस्ड बो, ठीक है, जो भी तीर हमने पीछे खींचा, जब तीर को हमने पीछे खींचा तो उस टाइम पे उसके अंदर भी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब हमने तीर छोड़ दिया तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है। फिर रबर बैंड, रबर का जो भी बैंड है उसको जब खींचोगे तो उसके अंदर भी उस टाइम पे कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर दोस्तों मूविंग एरोप्लेन और फॉलिंग वाटरफॉल। ठीक है, अगर कोई भी एरोप्लेन जा रहा है तो उसकी हाइट भी होगी और वो आगे की ओर भी जा रहा होगा। ठीक है, हाइट पे भी होगा जिसकी वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और चल भी रहा होगा, मूवमेंट की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो इन दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सपोज करो कोई पानी ऊंचाई से गिर रहा है, तो ऊंचाई पे होने की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब नीचे आएगा तो मोशन की वजह से उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इन दोनों केसेस में। एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, अगर कोई बॉडी हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, अगर कोई बॉडी हम ऊपर की ओर फेंकते हैं इस तरफ, ठीक है, तो बॉडी जब हमने ऊपर फेंकी उस टाइम पे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। लेकिन जब वही बॉडी टॉप पे पहुंच जाएगी, जहां तक उसकी लिमिट है जाने की, जब वो अपनी एक्सट्रीम लिमिट पे पहुंच जाएगी, उस टाइम पे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और हाइट पे आ गई, मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली इसने, तो इस वजह से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या कहता है ये, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी को ना ही आप पैदा कर सकते हो ना ही ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इसी वजह से जो पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम। जितनी पहले होगी बाद में भी कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी। सिर्फ क्या हुआ, एक फॉर्म से एनर्जी दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
अब कुछ डिवाइसेस हैं दोस्तों, वो एनर्जी किस एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो बताया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछता है एग्जामिनर कि कोई डिवाइस दे देगा, पूछेगा ये किस एनर्जी को किस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले है हमारा डायनेमो, जिसको जनरेटर भी बोला जाता है, ठीक है। डायनेमो या जनरेटर ये क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। क्या करता है ये, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर कैंडल, कैंडल क्या करेगी, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगी। क्या करेगी, हीट एंड लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगी। फिर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करेगा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। और हमारा लाउड स्पीकर क्या करेगा, हमारा लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। माइक्रोफोन का अपोजिट काम कौन करेगा, लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन ने क्या किया, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया। अब हमारा लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर सोलर सेल क्या करेगा, सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिर ट्यूबलाइट क्या करेगी, ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगी। और बल्ब क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, हीट एंड लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। और बैटरी, बैटरी क्या करेगी दोस्तों, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगी। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वही जो केमिकल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मोटर, मोटर क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगी। क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगी हमारी मोटर। फिर सितार क्या करता है, सितार हमारा मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। और फोटो सेल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। तो लाइट एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा हमारा फोटो सेल। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रख लेना। अब रिलेशन पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप रिलेशन याद रखो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, p² / 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² / 2m के बराबर होगी। ये दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। मीन्स व्हेन मोमेंटम इज़ डबल्ड, अगर हम मोमेंटम किसी भी बॉडी का डबल कर लें, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम मोमेंटम किसी भी बॉडी का डबल कर लें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मोमेंटम डबल कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन याद रखना क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² / 2m। ये आ गया इसका रिलेशन। और कभी एग्जामिनर पूछ लेता है अगर मोमेंटम को डबल कर लिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। फिर एक और आता है दोस्तों वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है ये वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि अगर एक बॉडी है, इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, तो जो इन फोर्सेस की वजह से वर्क डन होगा, इन सारी फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, जितनी उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, जितनी उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। जो भी एक बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगेंगी, उन फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, वो उस बॉडी की जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी उसके बराबर होगा। यही कहता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसकी एग्जांपल, स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड, जब हम 2 स्टोन को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बीट करते हैं तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है। वो भी किसकी एग्जांपल है, वर्क एनर्जी थ्योरम की। किसकी, वर्क एनर्जी थ्योरम की। अगर एक नाइफ़ को रब किया जाता है ग्राइंडिंग स्टोन के ऊपर, ठीक है, एक स्टोन के ऊपर हम नाइफ़ को तेज़ करने के लिए रगड़ते हैं, तो जब हम रगड़ेंगे तो क्या हो जाता है, नाइफ़ के अंदर हीट आ जाती है, गर्म हो जाता है हमारा नाइफ़।
ये भी किसकी वजह से हो रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम की वजह से, क्योंकि जो वर्क डन हुआ उसने क्या किया, जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई उसी के बराबर वो उसको लेके आ गया। यही होती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बात करेंगे दोस्तों एनर्जी की। क्या होती है एनर्जी? हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है पीछे अभी। द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, किसी भी काम को करने की जो भी क्षमता होती है उसी को बोला जाता है एनर्जी, ठीक है। और वो डिवाइस जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स बोला जाता है, स्रोत, जहाँ से वो एनर्जी हमें मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा सोर्स अच्छा होगा एनर्जी का? तो इसके भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये सोर्स एनर्जी का सबसे अच्छा है। क्या होना चाहिए? पहला हमारा ईज़िली अवेलेबल। वो सोर्स बिल्कुल ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब हर जगह पे मिल जाना चाहिए। एक करेक्टरिस्टिक्स ये आ गया। दूसरा, चीप और इकोनॉमिकल। वो जो सोर्स होगा वो सस्ते रेट पे मिलना चाहिए, ये नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ठीक है। अगर वो हर जगह पे अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट भी कम है, और ईज़ी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट भी आसानी से कर सकते हैं और स्टोर भी आसानी से करवा सकते हैं, और हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अगर उसके पास उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पे कितनी एनर्जी मिलेगी, वही क्या कहलाती है? उस फ्यूल की, उस सोर्स की कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, उतना ज़्यादा वर्क डन हो सकेगा। और क्या होना चाहिए? इको फ्रेंडली होना चाहिए, और डू नॉट काज एनी पोल्यूशन। और जो भी सोर्स हम यूज़ करें वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, नेचर को कोई भी हार्म करने वाला नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से कोई भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी खूबियाँ होनी चाहिए एक सोर्स के अंदर, तभी हम जाके बोलेंगे कि वो सोर्स क्या है? हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कितने सोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसको भी अलग अलग टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया। एक रीन्यूएबल सोर्सेज, दूसरा नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम बात करते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या होते हैं? जो रीन्यू हो सके, मतलब इनएग्जॉस्टिबल, जो एग्जॉस्ट ना हो सके, जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है, जिनको हमने एक बार यूज़ कर लिया वो वापस से रीन्यू हो जाए यूज़ करने के लिए, उन्हीं को बोला जाता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। डू नॉट काज पोल्यूशन, और ये कोई भी पोल्यूशन काज नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बन एमिशन, कार्बन का कंटेंट जो निकलता है वो बहुत ही लो होता है, इस वजह से ये कोई भी पोल्यूशन काज नहीं करते। और अगर हमें नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें प्लांट वगैरह लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं? कॉस्टली हैं। तो ये फ्रीली अवेलेबल, बट हमें अगर इनका यूज़ करवाना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है प्लांटेशन के ऊपर, ठीक है, जो प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है? काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जीज आ जाती हैं? सोलर एनर्जी, ठीक है, जो सूरज से हमें एनर्जी मिलती है। विंड एनर्जी, हवा से जो हम एनर्जी लेते हैं। हाइड्रो एनर्जी या वाटर एनर्जी, पानी से जो भी एनर्जी ली जाती है। बायोफ्यूल्स, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, ओशियन से जो भी एनर्जी मिलती है। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में जो हीट होती है उसकी वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है। ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? ये सारी की सारी हमारी रीन्यूएबल सोर्सेज की एग्जांपल हैं। और अब हम अगर नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। ये क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल। मीन्स अगर आप इनको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारे के सारे सोर्सेज क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं? काज पोल्यूशन। इनके अंदर कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन काज करते हैं। और ये क्या होते हैं? एज़ कम्पेयर टू रीन्यूएबल सोर्सेज, इनको यूज़ करना हमारे लिए क्या होता है? चीप होता है, सस्ता होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? इसके अंदर हमारा फॉसिल फ्यूल्स आ जाएगा। फॉसिल फ्यूल में भी क्या क्या आ जाएगा? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? ये हमारे आ जाएंगे नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर, ठीक है।
अब बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इग्निशियन टेम्परेचर क्या होता है। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने अभी बताया था आपको, फिर भी देख लो। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल। ठीक है, एक यूनिट मास या 1 kg मास के जलाने से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी हीट मिलेगी, वही क्या कहलाता है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, जितनी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, उतना हमारा सोर्स अच्छा रहेगा। ठीक है, और दूसरा है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच ए फ्यूल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जाते ही हमारा फ्यूल एनर्जी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे जाते ही हमारा फ्यूल क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर देगा, उसी टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोला जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर। अब बात करेंगे फिर एनर्जी को सोर्स, उसके सोर्सेज को और दो तरह से डिवाइड किया गया, एक कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है कन्वेंशनल सोर्स और क्या होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। ये जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स होता है इसको ट्रेडिशनल सोर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रेडिशनल मीन्स जो अभी डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और दे हैव बीन इन यूज सिंस ए लॉन्ग टाइम, ये काफ़ी समय से हम क्या करते जा रहे हैं, इस सोर्स को यूज़ करते जा रहे हैं। यही क्या कहलाता है, ट्रेडिशनल सोर्स, कन्वेंशनल सोर्स कहलाता है। जैसे किन सोर्सेज का हम यूज़ करे जा रहे हैं, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो एनर्जी, पानी से जो एनर्जी ली जाती है, थर्मल एनर्जी, ठीक है, कोल से जो एनर्जी ली जाती है, बायोमास, बायोगैस, विंड एनर्जी। तो ये सारी की सारी वो एनर्जीज़ हैं जो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को अल्टरनेटिव सोर्स भी बोला जाता है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। दे हैव रिसेंटली डेवलप्ड टू मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। इनको अभी इन पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है ताकि हम फ्यूचर की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें, जो फ्यूचर में आने वाली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें। इसी वजह से हम किसका यूज़ कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, कौन कौन से सोर्सेज हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर आ जाएंगे, हमारा सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी जिसको ओशन एनर्जी भी बोला जाएगा। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं जिन पे काम चल रहा है, जो फ्यूचर की एनर्जी रिक्वायरमेंट को क्या करेंगी, फुलफ़िल करेंगी। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ से आपको नाम याद रखने हैं, कौन कौन सा कन्वेंशनल सोर्स की कैटेगरी में आएगा, कौन कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स की कैटेगरी में आएगा। अब आगे हम वन बाय वन इन सभी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल की। क्या होते हैं ये फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, दीज आर द फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द अर्थ क्रस्ट एट एक्सेसिव हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, क्या बोला जाता है कि ये वो फ्यूल होते हैं जो कैसे बनते हैं, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जो कोई प्लांट मर गया, पेड़ कट गया, ठीक है, कोई एनिमल मर गया, ठीक है, जब वो मर जाएंगे तो वो क्या होते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो अर्थ की क्रस्ट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं उनको अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, तो जब उनको कई मिलियन ईयर्स हो जाते हैं अर्थ की क्रस्ट के अंदर, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्यूल की कैटेगरी में। ठीक है, अर्थ के अंदर क्या होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, जिसकी वजह से वो जो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, ठीक है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्यूल के अंदर। उन्हीं फ्यूल्स को क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल्स। क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल। जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये तीनों के तीनों किससे मिलके बनते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, फिर ये जो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, कैरोसिन मिलता है, एलपीजी मिलता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सारे के सारे किससे मिलते हैं हमें, पेट्रोलियम से।
ठीक है। पेट्रोलियम एक कम्प्लेक्स है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारा पेट्रोल भी आ जाएगा, डीजल भी आ जाएगा, कैरोसिन भी आ जाएगा और एलपीजी भी आ जाएगा। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? हमारे फॉसिल फ्यूल के, ठीक है। जब हम क्रूड ऑयल जो मतलब गंदा ऑयल होता है, उसको जब हम प्योर ऑयल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्रूड ऑयल से जब हम प्योर ऑयल में कन्वर्ट करते हैं किसी भी ऑयल को, तो उसको बोला जाता है रिफाइनिंग। उसकी क्या की जा रही है? रिफाइनिंग की जा रही है। और ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं दोस्तों, ये मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड सोर्स होते हैं, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वाइडली हर जगह पे इसका यूज़ किया जा रहा है। और ये क्या होते हैं? नॉन रीन्यूएबल सोर्स। ये कभी भी रीन्यू नहीं हो सकते। एक दिन ऐसा आएगा ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमें इन पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा लिमिटेड यूज़ करना चाहिए इनका। काज पोल्यूशन, ये क्या करते हैं? पोल्यूशन काज करते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तो ये सारे के सारे पोल्यूशन काज करते हैं कौन? हमारे फॉसिल फ्यूल। फिर सन को बोला जाता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोला जाता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। किसको बोला जाता है? सन को। फिर देखो दोस्तों, कोल कैसे बनता है? तो कोल जब हम वुड्स या फिर फॉरेस्ट, जंगल जिसको बोला जाता है, जंगल कई बार ऐसा होता है कोई लकड़ी कट जाती है या कोई पेड़ ऑटोमेटिकली गिर जाता है, तो वो अर्थ क्रस्ट के अंदर चला जाता है, लेयर बाय लेयर उसके ऊपर मिट्टी जमा होती रहती है, तो धीरे धीरे वो अर्थ के अंदर चला जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब वही वुड, वही फॉरेस्ट, वही लकड़ी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? कोल के अंदर, वो कोल बन जाती है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कार्बोनाइजेशन, ठीक है। जब वुड या जंगल किसी लकड़ी से जो भी कोयला बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कार्बोनाइजेशन। क्या बोला जाता है? कार्बोनाइजेशन। सोर्सेज ऑफ एनर्जी चल रहा है, तो उसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? थर्मल पावर प्लांट की, ठीक है, जिसको थर्मल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। क्या होती है ये? व्हेन फ्यूल इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? फ्यूल को बर्न किया जाता है जिससे हीट एनर्जी मिलती है, फिर उस हीट एनर्जी से क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है थर्मल एनर्जी, ठीक है। Large amount of fossil fuels are burnt every day in power stations to heat up water to produce steam which further runs the turbine to generate electricity। क्या बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनको बर्न किया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है इन एवरीडे लाइफ में, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें? पानी को हीट अप कर सकें। पानी हीट होगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा? स्टीम की फॉर्म में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस स्टीम का यूज़ किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। जैसे जैसे टरबाइन रोटेट करेगा फिर हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सिंपल वे में ये आ गया हमारा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में पानी डाला हुआ है, नीचे से हम करवा रहे हैं इसको हीट, ठीक है। क्या कर रहे हैं? इसको हीट करवा रहे हैं। जैसे जैसे हम इसको हीट करवाएंगे, इसको गर्म करेंगे, नीचे से हीट करेंगे, तो इसके अंदर ये जो पानी है ये स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से एक पाइप के थ्रू उस स्टीम को लिया जाएगा और सीधा टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर ये टरबाइन क्या करेगा? रोटेट करेगा, मूव करेगा। जैसे जैसे टरबाइन रोटेट करेगा फिर ये भी टरबाइन आगे किससे कनेक्ट होगा? जनरेटर या डायनेमो से। वो क्या करेगा? जैसे जैसे टरबाइन रोटेट करेगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो यही होता है किसका प्रोसीजर? ये होता है थर्मल पावर प्लांट का, ठीक है। हीट से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं? पहले उसको स्टीम की फॉर्म में लाया जाएगा, फिर स्टीम से हम क्या करेंगे? टरबाइन को रोटेट करेंगे, टरबाइन को रोटेट करके फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आ गया हमारा थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट, मींस हाइड्रो एनर्जी के रिलेटेड, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होगा? पानी के थ्रू एनर्जी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। पानी से जो हमें एनर्जी मिलेगी, इसमें क्या होगा? एक बड़ा सा डैम बना देंगे। क्या कर देंगे? एक बड़ा सा डैम बना देंगे। डैम के अंदर पानी को स्टोर करवा के रख दिया जाएगा। अब पानी जब स्टोर हो गया तो वो किस फॉर्म में आ गया?
उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हाइट पे आ गया पानी थोड़ा, तो कोई भी चीज़ जब हाइट पे आती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो यही पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। यहाँ पे पानी हो गया, ठीक है, इस पानी को यहाँ से छोड़ा जाएगा नीचे, और ये जाते ही कहाँ पे, ये जो टरबाइन होगा यहाँ पे भी एक टरबाइन लगाया जाएगा। पीछे वाले में क्या हुआ था, ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा अभी, कि टरबाइन को रोटेट किया जाएगा स्टीम के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है, पानी, टरबाइन को रोटेट किया जाएगा वाटर के थ्रू। जैसे ही पानी छोड़ा जाएगा डैम से, ये टरबाइन हमारा रोटेट करेगा। जैसे जैसे ये टरबाइन रोटेट करेगा, इसके साथ ये शाफ्ट लगी होगी और आगे जनरेटर लगा होगा, ठीक है। जैसे जैसे टरबाइन रोटेट करेगा, जनरेटर भी हमारा मूव करेगा, जनरेटर भी चलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे जनरेटर चलेगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई बाय यूजिंग वाटर, ठीक है। पानी के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं, उसी को बोला जाता है हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, जब हमने पानी को क्या किया, ड्यू टू राइज इन वाटर लेवल, जब हमने पानी का लेवल बढ़ाया डैम के अंदर, तो क्या हो गया, पानी के अंदर पहले काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के। अब पानी हाइट पे आ गया, तो जो पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी को फिर कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। फिर देखो दोस्तों, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो हम कन्वेंशनल सोर्स यूज़ कर रहे थे एनर्जी का, उसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे इंप्रूवमेंट करी, क्या क्या इंप्रूवमेंट लाई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा यहाँ पे बायोमास। क्या आ गया, बायोमास, द वेस्ट मटीरियल ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक कैटल डंग एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायोमास। बायोमास क्या होता है, जो भी वेस्ट मटीरियल होता है लिविंग थिंग्स का, ठीक है। जैसे हमारे मवेशी होते हैं, गाय भैंस हो गई, उनका कोडंग हो गया, ठीक है, गोबर वगैरह के जो केक बना के रखते हैं आग वगैरह जलाने के लिए, वो हो गया। फिर जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो उनका जो वेस्ट हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसका यूज़, इन सभी का यूज़ किया जाता है कि इन सभी को क्या बोला जाता है, बायोमास। फिर जो बायोमास से एनर्जी क्रिएट की जाती है, बायोमास से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को बोला जाता है बायो एनर्जी। बायो मीन्स लाइफ, मीन्स जिंदा चीज़ों के जो भी रिमेन्स होंगे, जो भी उनके वेस्ट मटेरियल होंगे, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है, उसी को बोला जाता है बायो एनर्जी, ठीक है। जैसे हमारा वुड हो गया, लकड़ी, क्रॉप रेजिड्यू, जो फसल होती है, फसल जब हम उसका अनाज ले लेते हैं, पीछे जो उसका रेजिड्यू बच जाता है, ठीक है, उससे बैगैस से क्या होता है, शुगर कैन का रेजिड्यू, जब शुगर कैन गन्ने से उसका जूस निकाल दिया जाता है और पीछे जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, उसी को बोला जाता है बैगैस से, ठीक है। तो कोडंग केक्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, बायोमास के अंदर। किसके अंदर आ जाती है, बायोमास के अंदर। इनके थ्रू जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, उसी को बोला जाता है बायो एनर्जी। क्या बोला जाता है, बायो एनर्जी। एक और होता है बायोगैस, इनसे जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको बायोगैस बोला जाएगा। व्हेन काउ डंग एंड वेरियस प्लांट्स मटेरियल, जैसे क्रॉप रेजिड्यू, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज आर डीकम्पोज्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव बायोगैस, ठीक है। जब हम इन्हीं प्रोडक्ट को क्या करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, उसके अंदर क्या करते हैं, इसको डीकम्पोज करते हैं, इसको गलाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक गैस निकलती है जिसको बोला जाता है बायोगैस। क्या बोला जाता है, बायोगैस। फिर इस गैस का यूज़ किया जाता है, सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज काउ डंग, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस, ठीक है। इसी बायोगैस को गोबर गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोबर गैस भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मीथेन, मीथेन होता है सबसे ज़्यादा, 75% इसके अंदर आपको मीथेन मिलेगा। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और हाइड्रोजन होगा। ये सारी की सारी गैसेस किसके अंदर मिल जाएंगी आपको, बायोगैस के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होगा, मीथेन, मीथेन से ये मिलके बनी होगी, 75% मीथेन होगा वहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हमारा विंड एनर्जी। क्या होती है विंड एनर्जी, जो हवा से हमें एनर्जी मिलती है, उसी को बोला जाता है विंड एनर्जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। जो भी हवा चल रही होती है उसको बोला जाता है विंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी
कैन बी यूज्ड टू डू वर्क थ्रू विंड मिल, ठीक है। फिर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, विंड चल रही है तो मूवमेंट हो रही है उसके अंदर, उसी की काइनेटिक एनर्जी का हम यूज़ करते हैं कई काम करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो उसकी एनर्जी को कलेक्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, विंड मिल के थ्रू। विंड मिल इस तरह का एक होता है जिसके ऊपर इस तरह के 2-3 पर लगे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हवा चलती है ये क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। जैसे जैसे रोटेट करता है, इसके नीचे भी जनरेटर लगा होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा जनरेटर भी रोटेट करेगा, फिर उसी विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। किस किस पर्पज़ के लिए विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है, देखो, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने के लिए। प्रोपेलिंग सेल बोट्स इन रिवर, रिवर या सी के अंदर कोई भी अगर बोट होगी, ठीक है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाएगा, विंड एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। वाटर लिफ्टिंग पंप, ठीक है, वाटर लिफ्टिंग पंप के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। ग्राइंडिंग ग्रेन्स टू ऑब्टेन फ्लोर, ठीक है, ग्रेन्स को पीस के आटा बनाने का भी काम इसके थ्रू किया जाता है। टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल, ठीक है, कुएं से पानी निकालने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है इसकी एप्लीकेशंस, कि विंड एनर्जी हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर जो हमारी डेनमार्क कंट्री है, डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंट्री ऑफ विंड्स, क्योंकि यहाँ पे 25% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस की जाती है, विंड से, ठीक है। इसी वजह से डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स बोला जाता है। 25% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पूरी कंट्री के अंदर किसके थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, विंड एनर्जी के थ्रू, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, अगर हम आउटपुट के टर्म्स में देखें तो जर्मनी टॉप पे रहता है, ठीक है, जर्मनी सबसे हाईएस्ट प्लेस पे रहेगा, जर्मनी टॉप पे रहेगा, ठीक है, आउटपुट के मामले में, कि जो विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और इंडिया कौन से नंबर पे है, इंडिया 5th नंबर पे है। और इंडिया के अंदर भी कौन सी स्टेट टॉप पे रहेगी, कन्याकुमारी, ठीक है। तो इंडिया का कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु स्टेट के अंदर है, ठीक है। ये क्या है, लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म, इसके अंदर बहुत सारे विंड फार्म बनाए गए हैं, विंड एनर्जी फार्म, जहाँ पे ये आपको विंड मिल लगे हुए दिखाई देंगे। तमिलनाडु कितनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, 380 मेगावाट, ठीक है। तो ये विंड एनर्जी से 380 मेगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है कौन, कन्याकुमारी। तमिलनाडु स्टेट है और कन्याकुमारी वहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे लार्जेस्ट विंड फार्म लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो थे सारे के सारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो ट्रेडिशनल थे, जो डेली लाइफ में यूज़ होते ही होते हैं। अब बात करेंगे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है, कि अगर हमारे कन्वेंशनल सोर्स ख़त्म हो गए या जो हमारे नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज थे अगर वो फिनिश हो गए, तो हम किन सोर्सेज को यूज़ करके अपनी एनर्जी की नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। तो उसी के लिए आगे हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनको अल्टरनेटिव सोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी। जो भी एनर्जी हमें सूरज से मिलती है उसी को बोला जाता है सोलर एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब सन से हमें एनर्जी मिल रही है तो एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, या फिर लाइट की फॉर्म में सन से। तो ड्यूरिंग ए ईयर इंडिया रिसीव्स 5000 ट्रिलियन किलोवाट हावर, ठीक है। इतनी एनर्जी एक साल के अंदर इंडिया रिसीव करता है सन से, ठीक है। कितनी, 5000 ट्रिलियन किलोवाट, इससे भी ज़्यादा। और डेली बात करें, अगर डेली एवरेज की बात करें, एक दिन में कितनी एनर्जी सूरज से हम ले सकते हैं, तो 4 to 7 किलोवाट हावर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी एनर्जी डेली बेसिस पे हम सूरज से लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सोलर एनर्जी का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सोलर हीटर के अंदर, सोलर कुकर के अंदर, सोलर सेल्स के अंदर। तो इन तीनों के अंदर किसका यूज़ होता है, सोलर एनर्जी का। फिर दोस्तों याद रखना, ए ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर टू वाइट सरफेस, ठीक है। जो भी ब्लैक सरफेस होगी, ब्लैक कलर की कोई भी सरफेस होगी, वो सबसे ज़्यादा हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। अगर वाइट होगी तो वो बहुत ही कम क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। अगर हमें एब्जॉर्बिंग चीज़ चाहिए जो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, उसके लिए हमें सरफेस कैसी चाहिए, ब्लैक सरफेस। ब्लैक इसीलिए बोला जाता है कि गर्मी में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है, ठीक है।
और वाइट क्या होता है, रिफ्लेक्टर बोला जाता है इसको। ये एब्जॉर्ब नहीं करता, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से अगर गर्मी में आप वाइट कलर के ड्रेसेस पहनोगे तो आपको गर्मी थोड़ी कम लगेगी। अब बात करेंगे सोलर कुकर, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो सोलर कुकर, ये आ गया हमारा सन, ठीक है, ये सन आ गया, ये सोलर कुकर आ गया। सोलर कुकर के ऊपर भी ये जो टॉप पे लगा हुआ है ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्टर। जैसे ही सन रेज यहाँ पे पड़ेंगी ये उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करके जहाँ पे जो कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर हमने फूड डाला हुआ है बनाने के लिए, उस कंटेनर के ऊपर रिफ्लेक्ट करके उन बीम्स को डालेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही इसके ऊपर पड़ी, जैसे ही यहाँ से रेज इस रिफ्लेक्टर के ऊपर पड़ी, ये रिफ्लेक्टर क्या करेगा, यहाँ से उनको रिफ्लेक्ट करके इस कंटेनर के ऊपर फोकस कर देगा, इस कंटेनर के ऊपर डाल देगा। जैसे ही इस कंटेनर के ऊपर पड़ेंगी, इस कंटेनर के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये ग्लास शीट लगी हुई है। तो जैसे ही वो लाइट रेज इसके ऊपर पड़ेंगी, अब बाहर नहीं आ पाएंगी, ठीक है। कंटेनर के ऊपर तो चली गई, ऊपर पड़ गई, लेकिन जो ग्लास शीट लगी हुई है ये इसको बाहर नहीं आने देंगी, उसी को क्या कर लेंगी, वहाँ पे ग्लास शीट का जो इंटीरियर पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट, वो ब्लैक कलर से कोटिंग होगी उसकी। जैसे ही लाइट रेज इसके ऊपर पड़ेंगी कंटेनर के ऊपर, तो ये ग्लास शीट क्या करेगी, उसको बाहर आने से, उन रेडिएशंस को बाहर आने से रोक देगी। तो वहीं पे क्या कर देगी, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और हमारा खाना बन के तैयार हो जाएगा। यही होता है किसके अंदर, सोलर कुकर के अंदर। और जो रिफ्लेक्टर होता है यहाँ पे, ये कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है एज ए रिफ्लेक्टर, ठीक है। प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है एज ए रिफ्लेक्टर। क्या हुआ देखो दोस्तों, फिर से देख लो, यहाँ ये सन था, सन से जो भी रोशनी आई रेज़ की फॉर्म में आई, तो रेज़ जाके सीधी हमारे रिफ्लेक्टर पे टकराएंगी। टकरा के सीधा जो यहाँ पे हमने कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर फूड डाला हुआ बनाने के लिए, सीधा वो रेज़ इसके ऊपर आके फोकस कर देंगी, मतलब यहाँ पे सारी की सारी रेज आके गिरेंगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आके वो सारी की सारी रेज गिरेंगी, इसके ऊपर होगी ग्लास शीट। ग्लास शीट उन रेज को बाहर आने से रोक देगी, अंदर ही रखेगी उनको, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। और जैसे जैसे हीट हो जाएगा तो फूड हमारा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सोलर सेल की, ठीक है। डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल क्या करेगा, हमारी जो सोलर एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। और ये सोलर सेल किससे मिलके बनता है, सेमीकंडक्टर से। किससे, सेमीकंडक्टर से। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये सारे के सारे होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर, इनसे मिलके बनाया जाता है सोलर सेल, ठीक है। लेकिन जो आजकल के मॉडर्न सेल्स हैं वहाँ पे कौन से सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है, सेलेनियम, ठीक है। तो जो मॉडर्न सोलर सेल्स होते हैं उनके अंदर सेलेनियम का यूज़ किया जाता है। और सोलर सेल के अंदर एग्जांपल क्या आ गई, फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है। तो फोटोवोल्टेइक सेल क्या करता है, हमारे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। तो जो लाइट एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वही हो जाता है हमारा फोटोवोल्टेइक सेल। अब बात करेंगे सोलर पैनल क्या होता है। व्हेन सोलर सेल्स आर अरेंज्ड, when solar cells are arranged side by side connecting each other to improve the capacity of electric current, ठीक है। जब बहुत सारे सोलर सेल एक साथ लगाए जाएं एक दूसरे के साथ साथ जोड़ के, ठीक है, इन दोनों इन सभी के साथ में क्या हो, इंटरकनेक्शन हो, ये सारे के सारे खुद में क्या होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, तब जो पैनल बन के आएगा उसी को क्या बोला जाता है, सोलर पैनल। किस लिए यूज़ किया जाएगा, ताकि हम उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकें। जो एक सेल था वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बहुत कम करेगा। जब बहुत सारे सेल्स जुड़ जाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। इसी वजह से अगर हमें कैपेसिटी इंक्रीज़ करवानी हो, कैपेसिटी बढ़ानी हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, सोलर पैनल का, ठीक है। तो सोलर पैनल सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगे हुए हैं, हमारे फ्रांस के अंदर, ठीक है। लार्जेस्ट सोलर फर्नेस इन द वर्ल्ड, तो ये कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर है, ठीक है। और जो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत ही, मतलब जहाँ पे सोलर पैनल बनाए जाते हैं ये बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है, एक्सपेंसिव होता है बहुत ही। क्यों, क्योंकि सिल्वर इज़ यूज फॉर इंटरकनेक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप सेल्स, सोलर सेल जोड़ रहे थे एक दूसरे के साथ, वहाँ पे मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाएगा, सिल्वर। और सिल्वर आपको पता है बहुत ही कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। सोलर पैनल बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों एनर्जी फ्रॉम सी, समुंदर से आप कैसे एनर्जी को
प्रोड्यूस करवा सकते हो, कैसे एनर्जी ले सकते हो। तो पहला आता है हमारा टाइडल एनर्जी, ठीक है। कौन सा? टाइडल एनर्जी। क्या होता है ये टाइडल एनर्जी? ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून ऑन सी वाटर, वाटर राइजेस एंड फॉल, ठीक है। सपोज करो ये हमारा पानी है, ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा पानी, वाटर बॉडी, ठीक है। तो ये आ गया मून। मून जब अर्थ के पास आता है, थोड़ा सा उसके क्लोज आता है, तो मून की भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस अट्रैक्शन से वो चीज़ों को अपनी ओर खींचेगा। तो जैसे ही ये पास आएगा तो यहाँ से ये जो पानी की लहरें होती हैं ये इसकी ओर आना शुरू हो जाती हैं। वाटर क्या करने लगता है? राइज एंड फॉल, ठीक है। ऊपर की ओर जाना और नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है, ऊपर जाना नीचे आना। तो क्या हो रहा है? उसके अंदर टाइड्स बनना शुरू हो जाती हैं। क्या होती हैं? टाइड्स बनना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं टाइड्स का यूज़ करके हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं उसी को बोला जाता है टाइडल एनर्जी, ठीक है। इन्हीं टाइड से जो एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है उसी को बोला जाता है टाइडल एनर्जी, ठीक है। क्या होगा टाइडल एनर्जी? जब मून और सी वाटर के बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, तो वाटर क्या करता है? राइज करता है और फॉल करता है, ऊपर जाता है और नीचे जाता है, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है टाइड्स। जब इन्हीं का यूज़ करके हम कोई एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं उसी को बोला जाता है टाइडल एनर्जी। जब पानी ऊपर जाएगा तो उसको हाई टाइड्स बोला जाता है, जब नीचे की ओर आएगा तो उसको लो टाइड्स बोला जाता है। और एक दिन में कितनी बार होता है ये? ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार ये काम होता है। दोनों के दोनों प्रोसेस 2 बार होते हैं, ठीक है। एक दिन में 2 बार ये प्रोसेस होते हैं, एक बार हाई टाइड बनेगी, एक बार लो टाइड बनेगी। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, ठीक है, कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे एक टाइडल डैम बनाया जाता है, ये जो आप देख रहे हो ये टाइडल डैम आ गया, ठीक है। बीच में इसको खाली छोड़ा जाता है, ताकि जैसे ही बीच में खाली छोड़ के उसके बीच में एक टरबाइन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? टरबाइन। ये वाला टरबाइन आ गया, ठीक है। जैसे ही पानी हाई टाइड हुई तो पानी ऊपर की ओर जाएगा। जैसे ही पानी ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो लो कंसंट्रेशन की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो पानी यहाँ से निकल के इस ओर आना शुरू कर देगा। जैसे ही यहाँ से इस ओर आया तो बीच में टरबाइन भी है, तो टरबाइन से होके गुजरेगा तो टरबाइन हमारा रोटेट करेगा, ठीक है। टरबाइन हमारा रोटेट करेगा। जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगा तो उस टरबाइन से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं। टरबाइन घूमेगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। उसके आगे भी जनरेटर कनेक्ट किया जाता है, ताकि जैसे जैसे हमारा टरबाइन रोटेट करेगा हमारा जनरेटर भी मूव करे, और उस जनरेटर के मूव करने से क्या हो जाएगा? हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा? जब लो टाइड्स होंगी, अब पानी ऊपर की ओर था, ठीक है, अब लो टाइड हो गई, मतलब पानी नीचे आ गया। तो यहाँ से यहाँ पे कंसंट्रेशन, ये जो पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ, ये वाला पानी सारे का सारा इधर कलेक्ट होगा, ठीक है। रिजर्वायर बनाया हुआ है, ये पानी सारे का सारा जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये इकट्ठा हो जाएगा। फिर लो टाइड होगी, जब पानी इसके नीचे चला जाएगा, लेवल इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा? जब पानी यहाँ से देखो, ये पानी नीचे आ गया, अब इस लेवल से यहाँ से नीचे आ रहा है ये लेवल, लेकिन यहाँ पे क्या है? लेवल हाई है। तो यहाँ पे लेवल हाई होने के कारण ये क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आएगा। तो यहाँ से फिर से क्या होगा? ये पानी इस हाई कंसंट्रेशन से इस टरबाइन से होता हुआ इस ओर आएगा, तो बीच फिर से यहाँ से टरबाइन को रोटेट करवाएगा ये। जैसे जैसे यहाँ पे फिर से टरबाइन रोटेट करेगा, फिर से क्या होगा? टरबाइन हमारा रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसी वजह से इसी टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं? टाइडल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। फिर वेव एनर्जी क्या होती है? जैसे ऊपर हमने पढ़ा वैसे का वैसा ही होगा, ठीक है। सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ह्यूज वेव्स नियर द सी शोर कैन बी ट्रैप्ड इन ए सिमिलर मैनर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से, ठीक है, जो लहरें चलती हैं पानी के अंदर, उन्हीं लहरों को, उन्हीं वेव्स को क्या किया जाता है? ट्रैप किया जाता है, पकड़ा जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है इसी टेक्निक के थ्रू। और उसके थ्रू भी क्या किया जाता है? हमारा टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। यहाँ पे क्या था? ऊपर वाले में टाइडल एनर्जी में टाइड्स का यूज़ किया जा रहा था, यहाँ पे वेव्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो वेव्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोला जाता है? वेव एनर्जी। फिर ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होता है? द वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी और ओशियन इज heated by the sun while the deeper section is relatively cold. This difference in temperature is used to obtain energy, ठीक है। क्या बोला जाता है? ये पानी आ गया,
ठीक है। पानी की जो ऊपर वाली सरफेस होगी, जो टॉप पे लेयर होगी पानी की, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी उसके ऊपर। जैसे ही सूरज की रोशनी उसके ऊपर डायरेक्ट पड़ेगी वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती, ठीक है, नहीं पड़ती वहाँ पे। इसी वजह से नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, हमेशा कोल्ड वाटर होता है, मतलब ठंडा पानी होता है नीचे, और ऊपर क्या होता है, हॉट वाटर। इन्हीं दोनों का डिफरेंस करके इन दोनों के डिफरेंस का यूज़ करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है उसी को बोला जाता है ओशियन थर्मल एनर्जी। क्या बोला जाता है, ओशियन थर्मल एनर्जी। फिर आता है हमारा जियो थर्मल एनर्जी। जियो मीन्स अर्थ। अर्थ की थर्मल एनर्जी का यूज़ करके जो एनर्जी हम अर्थ के इंटीरियर की एनर्जी, अर्थ के इंटीरियर से जो एनर्जी निकाली जाती है, जिसका यूज़ किया जाता है, उसी को बोला जाता है जियो थर्मल एनर्जी। हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी यूटिलाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम अर्थ के इंटीरियर की हीट का यूज़ करके एनर्जी की सोर्स की तरह उसका यूज़ करते हैं, उसी को बोला जाता है जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है। क्या बोला जाता है, जियो थर्मल एनर्जी। अर्थ के अंदर हमें पता है कि टाइम टाइम पे क्या होती रहती हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर मूवमेंट होती रहती है, तो वहाँ पे कंटिन्यू मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। कंटिन्यू मूवमेंट के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे हॉट स्पॉट बन जाते हैं, मतलब कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, ठीक है। फिर उन प्लेसेस के अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, उन प्लेसेस के अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाता है कभी कभी, तो वो पानी स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, पानी स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो पानी स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम उसका यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी को बोला जाता है जियो थर्मल एनर्जी। और जियो थर्मल एनर्जी कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है, ज़्यादातर न्यूजीलैंड के अंदर और यूएसए के अंदर, ठीक है। तो न्यूजीलैंड और यूएसए क्या है, बहुत बड़े सोर्सेज हैं किसके, जियो थर्मल एनर्जी के। अब बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कंटेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी पाई जाती है, उसी को बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। ये कब निकलती है, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तब, ठीक है। सपोज करो ये हमारा आ गया कोई एटम, इस एटम के सेंटर के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ यही होंगे, या तो प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। लेकिन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन जो इस न्यूक्लियस के अंदर से हमें एनर्जी मिलती है, उसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे पास दो तरह से न्यूक्लियर एनर्जी मिल सकती है, एक न्यूक्लियर फिशन होती है और दूसरी न्यूक्लियर फ्यूज़न। एक न्यूक्लियर फिशन और दूसरी न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब फिशन मतलब टूटना। जब एक हैवी न्यूक्लियस, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर टूट जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन। फिशन मतलब टूटना। ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लाई विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब एक हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर टूट जाएगा, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फिशन। अब न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होगा, फ्यूज़न इसका उल्टा हो जाएगा। ये छोटे छोटे न्यूक्लियस ज्वाइन होंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ेंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस तैयार कर देंगे, ठीक है। छोटे छोटे न्यूक्लियस के जुड़ने से क्या होगा, एक बड़ा न्यूक्लियस तैयार होगा। इसको बोला जाता है न्यूक्लियस फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। 2 और मोर लाइटर न्यूक्लाई फ्यूज टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस। जब छोटे छोटे जुड़ेंगे एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, उसको न्यूक्लियर फ्यूज़न बोला जाता है। और जब एक बड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर टूटेगा, उसको क्या बोला जाएगा, फिशन बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कई बार पूछा जाता है, अगर यूरेनियम 235, यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 235, ये जब टूटेगा, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाएगा, जब इस यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन डाला जाएगा तो ये टूट जाएगा। किस में टूटेगा, बैरियम में टूटेगा, क्रिप्टान में टूटेगा और 2 न्यूट्रॉन दे देगा, ठीक है। क्या करेगा, बैरियम और क्रिप्टान के अंदर टूटेगा। कौन टूटेगा, यूरेनियम 235, जब उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन गिराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक हैवी न्यूक्लियस टूट गया छोटे छोटे 2 न्यूक्लाई के अंदर, बैरियम और क्रिप्टान के अंदर।
ये किसकी एग्जांपल आ गई हमारी? ये हमारी आ गई न्यूक्लियर फिशन की। ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? यूरेनियम 235 को टूटने के बारे में किसने बताया था? ओटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने। किसने? ओटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने इस रिएक्शन को बताया था। ठीक है, तो जो हमारा एटम बॉम्ब होता है, कौन सा एटम बॉम्ब जो हमारा होता है वो किसके ऊपर फंक्शन करता है? वो उसके अंदर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियर फिशन होती है। तो न्यूक्लियर फिशन किसके अंदर होती है? एटम बम के अंदर होती है। फिर सन के अंदर हमें एनर्जी कैसे मिलती है? सन से हमें एनर्जी कैसे मिलती है? तो वो मिलती है न्यूक्लियर फ्यूज़न से। कैसे मिलती है? न्यूक्लियर फ्यूज़न से। ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये दो छोटे छोटे जुड़े, उन्होंने क्या बना दिया? एक हैवी न्यूक्लियस बना दिया। तो दो हाइड्रोजन ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? एक हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं। किसके अंदर? हमारे सन के अंदर। यही किसकी एग्जांपल है? न्यूक्लियर फ्यूज़न की। फिर जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम भी किसके ऊपर वर्क करता है? मतलब उसके अंदर भी कौन सा प्रोसेस होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न। कौन सा होगा? न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न हाइड्रोजन बम के अंदर होगा और एटम बम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन। याद रखना दोस्तों। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? अगर हमें कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करनी है इन ए कंट्रोल्ड मैनर, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है, जिसके अंदर वो रिएक्शन करवाई जाती है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। डिवाइस दैट कैन इनिशिएट ए सेल्फ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, जो सेल्फ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को जहाँ पे स्टार्ट किया जाता है उसी डिवाइस को क्या बोला जाता है? हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसके अंदर फ्यूल, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि हम रिएक्शन करवा के क्या कर सकें? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा सकें। क्या कर सकें? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा सकें। ठीक है, इसके अंदर फ्यूल कौन सा यूज़ किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो फ्यूल यूज़ किया जाता है या तो यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है, या यूरेनियम 238 का यूज़ किया जाता है, या पोलोनियम 238 का यूज़ किया जाता है, या फिर थोरियम 235 का यूज़ किया जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं? फ्यूल्स के नाम। ठीक है, तो ये फ्यूल डाले जाते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। फिर मॉडरेटर, इसके अंदर मॉडरेटर कौन से डाले जाते हैं? हैवी वाटर। हैवी वाटर को DTO भी बोला जाता है। हैवी वाटर क्या होता है? D2O। ठीक है, हैवी वाटर मॉडरेटर की तरह डाला जाता है। यहाँ पे ग्रेफाइट का भी यूज़ किया जाता है, बेरिलियम ऑक्साइड का भी यूज़ किया जाता है। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं मॉडरेटर? टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। जो उसके अंदर न्यूट्रॉन फास्ट मूव कर रहे होते हैं उनकी मूवमेंट को स्लो डाउन करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? मॉडरेटर का, ताकि रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो कर लिया जाए। ठीक है, फिर कूलेंट, अगर रिएक्शन गर्म, मतलब वहाँ पे गर्मी आ जाती है, हीट इमिट होना शुरू हो जाए उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो वहाँ पे कूलेंट कौन सा यूज़ किया जाएगा? या तो कोल्ड वाटर का यूज़ किया जाएगा, एयर का भी यूज़ कर सकते हो, लिक्विड ऑक्सीजन का भी यूज़ कर सकते हो, हीलियम का भी यूज़ कर सकते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हो। तो एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कूलेंट की तरह किसका यूज़ किया जाएगा? 2-3 ऑप्शन अलग से दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई भी। ठीक है, मॉडरेटर किसका यूज़ किया जाएगा वहाँ पे? कंट्रोल रॉड्स कौन सी यूज़ की जाएंगी वहाँ पे? तो कूलेंट कौन कौन से यूज़ करे जाएंगे वहाँ पे? कोल्ड वाटर, एयर का यूज़ किया जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा, हीलियम का यूज़ किया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाएगा एज ए कूलेंट। फिर कंट्रोल रॉड्स कौन कौन सी यूज़ की जाएंगी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए? कैडमियम या फिर बोरॉन की। कैडमियम की बनी हो सकती है या फिर बोरॉन की बनी हो सकती है वो रॉड, जो यूज़ की जाएगी एज ए कंट्रोल रॉड। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें। इंडिया ने जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो कब किया था? 11 मई 1974 के अंदर। कब किया था? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने जो किया था वो कब किया था? 11 मई 1974 के अंदर। कहाँ पे? पोखरन राजस्थान के अंदर। कहाँ पे? पोखरन राजस्थान के अंदर। और फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वर्ल्ड का कौन सा था? किसने बनाया था? फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वर्ल्ड का बनाया था एनरिको फर्मी ने 1942 के अंदर। एनरिको फर्मी ने बनाया था 1942 के अंदर। कहाँ पे? चिकागो यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे? चिकागो यूनिवर्सिटी में। ये कहाँ पे है? USA के अंदर। और इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे बनाया गया था? ट्रोम्बे में बनाया गया था 1956 के अंदर। ठीक है, इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे बनाया गया था? ट्रोम्बे के अंदर 1956 के अंदर। अब कुछ
टॉप 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया के अंदर जो हैं उनको आप उनके नाम आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जैसे तारापुर है, तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। राणा प्रताप सागर ये कहाँ पे है? ये राजस्थान के अंदर है। कलपक्कम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के अंदर है। नरोरा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। काकरापार कहाँ पे है? ये गुजरात के अंदर है। कैगा कहाँ पे है? ये कर्नाटका के अंदर है। कुडनकुलम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के अंदर है। तो ये सारे के सारे ये जो 7 नाम मैंने बताए ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो इंडिया के अंदर टॉप पावर प्लांट्स में आते हैं, ठीक है। तो ये 7 के आपको नाम पता होने चाहिए। पूछ लेगा महाराष्ट्र के अंदर कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए तारापुर। ऐसे भी पूछ सकता है नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कर्नाटका का कहाँ कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो आपको पता होना चाहिए कैगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको किसी भी तरह से वो पूछ सकता है, ये सारे आपको तैयार होने चाहिए। तो दोस्तों सोर्सेज ऑफ एनर्जी आज हमने फिनिश कर दिया।